कभी सोचा है कि जब हम कोई ईमेल भेजते हैं तो वो पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने में कैसे पहुंच जाता है। मतलब ये किसी जादू जैसा लगता है ना? पर असल में इसके पीछे नियमों और प्रक्रियाओं की एक एक बहुत ही सलीकेदार छिपी हुई दुनिया है। बिल्कुल। और आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की इसी छुपी हुई दुनिया के कुछ राज खोलेंगे। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। आज की हमारी चर्चा का विषय है नेटवर्किंग के दो सबसे महत्वपूर्ण मॉडल्स। एक है OSI मॉडल और दूसरा है TCP/IP मॉडल। हमारा मिशन ये समझना है कि डेटा को भेजने के लिए कैसे छोटे-छोटे लिफाफों में पैक किया जाता है, जिसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। हाँ, और फिर मंजिल पर पहुंचकर उसे परत दर परत कैसे खोला जाता है, जिसे डीकैप्सुलेशन कहते हैं। और ये समझना जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मॉडल सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव है। ये वो एक कॉमन भाषा है जिसकी वजह से एप्पल का बनाया फोन गूगल के सर्वर से बात कर पाता है और वो सर्वर माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर्स से। बिल्कुल, बिना किसी रुकावट के। तो चलिए शुरू करते हैं नेटवर्किंग के इस वैचारिक ब्लूप्रिंट से, OSI मॉडल। इसे नेटवर्किंग की दुनिया का एक यूनिवर्सल नक्शा कह सकते हैं, सही है? हाँ, एक नक्शा या एक रेसिपी बुक की तरह। इसे 1980s में ISO यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने बनाया था। और मजेदार बात यह है कि OSI मॉडल असल में कहीं इस्तेमाल नहीं होता। ये एक रेफरेंस मॉडल है। मतलब सिर्फ समझने और सिखाने के लिए। हाँ, इसका मुख्य आइडिया था एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया को 7 सरल मैनेजेबल लेयर्स में तोड़ना। और हर लेयर का एक अपना खास काम होता है और वो सिर्फ अपने ठीक ऊपर और नीचे वाली लेयर से ही बात करती है। बिल्कुल। इसे एक कार बनाने वाली असेंबली लाइन की तरह सोचिए। चेसिस एक स्टेशन से शुरू होती है, अगले पर इंजन लगता है, फिर बॉडी, और अंत में पूरी कार तैयार। हर स्टेशन को बस अपना काम करना है। उसे ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि इंजन कैसे बना या टायर में हवा किसने भरी। अच्छा, तो नेटवर्किंग में भी हर लेयर अपना काम करके डेटा को अगली लेयर को सौंप देती है। एग्जैक्टली। और मैंने सुना है इन सातों परतों को याद रखने का एक मजेदार तरीका भी है। हाँ, एक निमोनिक है, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। इस वाक्य का हर शब्द एक परत को दिखाता है, ऊपर से नीचे। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। चलिए इन परतों को थोड़ा करीब से देखते हैं। लेकिन एक एक करके नहीं। ऊपर की जो 3 परतें हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये असल में एक टीम की तरह काम करती हैं। इन्हें सॉफ्टवेयर लेयर्स भी कहते हैं ना, क्योंकि ये सीधे सॉफ्टवेयर से जुड़ी होती हैं। सही कहा। तो एप्लीकेशन लेयर 7 वो जगह है जहां हम यानी यूजर्स नेटवर्क से इंटरैक्ट करते हैं। जैसे हमारा वेब ब्राउजर या ईमेल क्लाइंट। बिल्कुल, यहाँ पर HTTP, SMTP जैसे प्रोटोकॉल काम करते हैं। ये प्रोटोकॉल डेटा के मतलब से वास्ता रखते हैं, न कि उसे भेजने के तरीके से। ठीक है, अब एप्लीकेशन ने डेटा तो बना दिया, इसके बाद क्या होता है? अब मान लीजिए आपका ब्राउजर एक जर्मन सर्वर से बात करना चाहता है, लेकिन आपका ब्राउजर अंग्रेजी समझता है। यहीं पर लेयर 6 यानी प्रेजेंटेशन लेयर काम आती है। ये एक तरह से ट्रांसलेटर है। हाँ, एक डिप्लोमैटिक ट्रांसलेटर की तरह। ये पक्का करती है कि दोनों तरफ के एप्लीकेशन एक दूसरे का डेटा फॉर्मेट समझ सके। ये डेटा को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षित भी बनाती है और कंप्रेशन से उसका साइज भी छोटा करती है। तो डेटा तैयार हो गया, उसका अनुवाद भी हो गया। हाँ। अब दोनों डिवाइस के बीच बातचीत का एक चैनल कौन मैनेज करेगा? क्या कोई ट्रैफिक कंट्रोलर है? वो काम है लेयर 5 का, सेशन लेयर का। ये दो डिवाइस के बीच एक कनेक्शन, जिसे सेशन कहते हैं, को शुरू करती है, उसे बनाए रखती है और बातचीत खत्म होने पर उसे बंद कर देती है। जैसे एक फोन ऑपरेटर 2 लोगों के बीच कॉल कनेक्ट करता है और फिर कॉल खत्म होने पर लाइन काट देता है। बिल्कुल। तो ये तीनों परतें मिलकर डेटा को उसकी लंबी यात्रा के लिए तैयार करती हैं। ठीक है, अब आते हैं उन परतों पर जो इस डेटा को असल में एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। शुरुआत करते हैं लेयर 4 से, ट्रांसपोर्ट लेयर। मुझे लगता है ये नेटवर्किंग का दिल है। आप इसे दिल कह सकती हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस का सेंट्रल सॉर्टिंग डिपार्टमेंट। इसका मुख्य काम है डेटा की भरोसेमंद डिलीवरी पक्की करना। और ये एक बड़ी सी चिट्ठी को कई छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देती है, जिन्हें सेगमेंट कहते हैं। हाँ, नंबर वाले पन्नों की तरह। और यहीं पर हमारे दो सबसे मशहूर प्रोटोकॉल आते हैं, TCP और UDP। मतलब ये लेयर तय करती है कि चिट्ठी को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है या साधारण पोस्ट कार्ड की तरह। बिल्कुल सही एनालॉजी है।
टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक रजिस्टर्ड पोस्ट की तरह है। ये पहले कनेक्शन बनाता है, हर सेगमेंट पर नजर रखता है, और अगर कोई सेगमेंट रास्ते में गुम हो जाए तो उसे दोबारा भेजता है। तो ये भरोसेमंद है, पर शायद थोड़ा धीमा। सही। वहीं यूडीपी यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एक पोस्ट कार्ड की तरह है, बस पते पर भेजो और भूल जाओ। ये बहुत तेज है, पर डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं। हाँ, वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग में यही इस्तेमाल होता है, जहां स्पीड ज्यादा जरूरी है और अगर एक आध फ्रेम छूट भी जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हमारे सेगमेंट्स तैयार हैं। अब आती है लेयर 3, नेटवर्क लेयर। ये इंटरनेट की जीपीएस सिस्टम है। इसका काम है डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाने का सबसे अच्छा रास्ता खोजना। और यहीं पर आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होता है। जैसे हर घर का एक पता होता है, वैसे ही इंटरनेट पर हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, और राउटर इसी लेयर पर काम करता है। एकदम। नेटवर्क लेयर हर सेगमेंट पर एक और लिफाफा चढ़ाती है, जिस पर भेजने वाले और पाने वाले का आईपी एड्रेस लिखा होता है। अब ये सेगमेंट एक पैकेट बन गया है। तो राउटर का काम इन्हीं पैकेट्स को पढ़कर उन्हें सही रास्ते पर आगे भेजना है। बिल्कुल। तो हमारा पैकेट अब सही शहर तक तो पहुंच गया। अब उसे सही गली और मकान नंबर तक कौन पहुंचाएगा? ये काम है लेयर 2 का, डेटा लिंक लेयर। ये लोकल डिलीवरी सर्विस है। ये एक ही लोकल नेटवर्क पर मौजूद डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर को संभालती है। और ये आईपी एड्रेस की जगह फिजिकल एड्रेस का इस्तेमाल करती है, जिसे मैक एड्रेस कहते हैं। हाँ, जो हर नेटवर्क डिवाइस का एक यूनिक हार्डवेयर नंबर होता है। इस लेयर पर डेटा यूनिट को फ्रेम कहते हैं और स्विच वो डिवाइस है जो यहाँ काम करता है। और सबसे आखिर में लेयर 1, फिजिकल लेयर। ये है असल सड़कें, तारें और हवा, जिनके जरिए डेटा चलता है। हाँ, ये सब कुछ हार्डवेयर के बारे में है, केबल, कनेक्टर, रेडियो तरंगे। ये लेयर फ्रेम्स को बिट्स में यानी वंस और जीरोस की एक धारा में बदल देती है और उन्हें इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल या रेडियो सिग्नल के रूप में भेज देती है। ठीक है, तो अब जब हम परतों को समझ गए हैं तो उस प्रक्रिया पर आते हैं जिसे आपने शुरू में इंजीनियरिंग का नमूना कहा था, एनकैप्सुलेशन। ये असल में होता कैसे है? एनकैप्सुलेशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है वो रूसी नेस्टिंग डॉल की कल्पना करना। अच्छा, वो जिसमें एक गुड़िया के अंदर दूसरी, फिर उसके अंदर तीसरी होती है? हाँ, आपका डेटा वो सबसे छोटी अंदरूनी गुड़िया है। चलिए इस प्रक्रिया को परत दर परत देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक ईमेल लिखा। ये मेरा डेटा है जो एप्लीकेशन लेयर पर है। सही। ये डेटा प्रेजेंटेशन लेयर से गुजरता है, जहां इसे सही फॉर्मेट में बदला जाता है, शायद एनक्रिप्ट भी किया जाता है। फिर सेशन लेयर बातचीत के लिए एक चैनल बनाती है। इन तीनों परतों में ये अभी भी डेटा ही कहलाता है। अब ये डेटा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर यानी लेयर 4 पर, जहां इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और हर टुकड़े पर एक हेडर लगाया जाता है। सही है? हाँ, ट्रांसपोर्ट लेयर हर टुकड़े पर एक टीसीपी या यूडीपी हेडर लगाती है। इस हेडर में पोर्ट नंबर जैसी जानकारी होती है, जो ये बताती है कि ये डेटा किस एप्लीकेशन के लिए है, ब्राउजर के लिए या ईमेल के लिए। बिल्कुल। अब ये डेटा नहीं रहा, अब ये सेगमेंट बन गया है। तो अब हमारे पास कई सेगमेंट्स हैं। आगे क्या होता है? ये सेगमेंट जब नेटवर्क लेयर यानी लेयर 3 पर आता है तो ये लेयर उस पर अपना आईपी हेडर लगाती है। ये एक और लिफाफा है जिस पर सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है। सही। अब ये सेगमेंट एक पैकेट कहलाता है। ठीक है, तो डेटा सेगमेंट बना, सेगमेंट पैकेट बना। इसके बाद ये पैकेट जाता है डेटा लिंक लेयर यानी लेयर 2 पर, जहां इस पर एक और हेडर और इस बार एक ट्रेलर भी लगाया जाता है। अच्छा, ट्रेलर भी? हाँ, एरर चेकिंग के लिए। इस हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, यानी लोकल नेटवर्क पर अगले डिवाइस का पता। अब ये पैकेट एक फ्रेम बन गया है। और अंत में फिजिकल लेयर, लेयर 1, इस पूरे फ्रेम को, जिसमें मेरा असली ईमेल कई हेडर्स के अंदर लिपटा हुआ है, उसे बिट्स यानी वंस और जीरोस में बदलकर सिग्नल के रूप में भेज देती है। वाह, यही एनकैप्सुलेशन है। और जब ये सिग्नल मंजिल पर पहुंचता है तो वहां डीकैप्सुलेशन की प्रक्रिया होती है, जो इसकी ठीक उल्टी है। लेकिन असल में इंटरनेट तो टीसीपी/आईपी मॉडल पर चलता है। ये ओएसआई से कैसे अलग है? टीसीपी/आईपी मॉडल अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा आरपानेट के लिए बनाया गया था, जो इंटरनेट का पूर्वज था। तो ये एक प्रैक्टिकल मॉडल था, थ्योरी नहीं। हाँ, इसे उन इंजीनियरों ने बनाया था जो असल में नेटवर्क बना रहे थे। ये ओएसआई की तरह एक कमेटी द्वारा बनाया गया आदर्शवादी ढांचा नहीं था, ये ज्यादा व्यवहारिक है। और इसकी संरचना भी ओएसआई को सरल बना देती है। जहां ओएसआई में 7 परतें हैं, वहीं टीसीपीआई में आमतौर पर 4 होती हैं। बिल्कुल।
TCP/IP मॉडल OSI की ऊपरी 3 परतों एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन को मिलाकर एक ही एप्लीकेशन लेयर बना देता है। अच्छा। इसके नीचे की ट्रांसपोर्ट लेयर OSI की ट्रांसपोर्ट लेयर जैसी ही है। OSI की नेटवर्क लेयर यहाँ इंटरनेट लेयर कहलाती है। और सबसे नीचे की 2 परतें, डेटा लिंक और फिजिकल, वो दोनों यहाँ मिलके नेटवर्क एक्सेस लेयर बन जाती हैं। तो एनकैप्सुलेशन इस मॉडल में भी वैसे ही काम करता होगा, बस परतों के नाम अलग हैं। प्रक्रिया बिल्कुल वही है जो इसकी खूबसूरती है। एप्लीकेशन लेयर पे डेटा तैयार होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर उसे TCP या UDP हेडर लगाकर सेगमेंट बनाती है, फिर इंटरनेट लेयर उस पर IP हेडर लगाकर उसे पैकेट बनाती है। और अंत में नेटवर्क एक्सेस लेयर उस पर फ्रेम हेडर लगाकर उसे फ्रेम बनाती है और बिट्स में भेज देती है। सिद्धांत वही है, बस ढांचा ज्यादा सरल और प्रैक्टिकल है। तो फिर ये सवाल उठता है कि OSI और TCP/IP के बीच ये प्रोटोकॉल युद्ध क्यों हुआ? अगर सिद्धांत एक ही है तो TCP/IP ही क्यों जीता? देखिए, इसे बेहतर के बजाय अलग अलग उद्देश्यों के रूप में देखना चाहिए। OSI मॉडल सरकार और समितियों द्वारा ऊपर से नीचे बनाया गया एक आदर्शवादी सख्त नियमों वाला ढांचा था, जबकि TCP/IP उन इंजीनियरों द्वारा नीचे से ऊपर बनाया गया था जो असल में समस्याओं को सुलझा रहे थे। ये ज्यादा लचीला था। सही कहा। और इसने इंटरनेट के विकास की एक मिसाल कायम की। जो काम करता है वही टिकता है, चाहे वो सैद्धांतिक रूप से परफेक्ट हो या नहीं। मतलब प्रैक्टिकलिटी जीत गई। हाँ, TCP/IP पहले आया, सरल था और इसके प्रोटोकॉल मुफ्त में उपलब्ध थे। OSI को एक जटिल और नौकरशाही उत्पाद माना जाता था, इसलिए OSI एक बेहतरीन शिक्षण और संदर्भ मॉडल के रूप में जीता, लेकिन TCP/IP इंटरनेट के व्यावहारिक मानक के रूप में। तो इस सब का क्या मतलब है? एक छात्र या कोई भी जो नेटवर्किंग सीख रहा है, उसे इन परतों की परवाह क्यों करनी चाहिए? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है समस्या निवारण यानी ट्रबल शूटिंग। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। OSI मॉडल एक चेकलिस्ट की तरह है। मान लीजिए आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आप लेयर 1 से शुरू कर सकते हैं। क्या केबल ठीक से लगा है? मुझे याद है एक बार मेरा वीडियो कॉल बार बार अटक रहा था, पर इंटरनेट स्पीड ठीक थी। बाद में पता चला कि ये UDP पैकेट लॉस की वजह से हो रहा था। ये ट्रांसपोर्ट लेयर यानी लेयर 4 की समस्या का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल सही उदाहरण है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण समस्याओं को जल्दी पकड़ने में मदद करता है। दूसरा कारण है डिवाइस को समझना। अच्छा, कैसे? परतों को जानने से यह पता चलता है कि कौन सा डिवाइस क्या करता है। एक स्विच लेयर 2 पर काम करता है, इसलिए वो सिर्फ मैक एड्रेस समझता है। एक राउटर लेयर 3 पर, जो IP एड्रेस समझकर अलग-अलग नेटवर्क के बीच रूटिंग करता है। और तीसरा कारण शायद ये है कि ये नेटवर्किंग की व्याकरण है। एनकैप्सुलेशन और परतों को समझे बिना आप साइबर सुरक्षा से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग तक किसी भी एडवांस्ड विषय को गहराई से नहीं समझ सकते। एकदम, ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने नेटवर्किंग के 2 चेहरों को समझा। एक है OSI मॉडल जो 7 परतों वाला एक विस्तृत ब्लूप्रिंट है और सीखने के लिए बेहतरीन है। और दूसरा है TCP/IP मॉडल जो 4 परतों वाली वो हकीकत है जिस पर आज का इंटरनेट चलता है। और हमने डेटा की उस जादुई यात्रा को देखा, कैसे वो एनकैप्सुलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से परतों के लिफाफों में लिपटा जाता है और फिर डीकैप्सुलेशन के जरिए खोला जाता है ताकि हमारा डिजिटल संचार संभव हो सके। ये परतें एक अदृश्य प्रक्रिया को एक तार्किक संरचना देती हैं। अब श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। हमने 7 तकनीकी परतों की बात की, लेकिन IT की दुनिया में अक्सर लेयर 8 का मजाक उड़ाया जाता है। ये कोई तकनीकी परत नहीं है। नहीं, ये लेयर 8 इंसान है, यानी हम और आप, उपयोगकर्ता। और अक्सर सबसे जटिल और अप्रत्याशित समस्याएं केबल या कोड में नहीं, बल्कि कीबोर्ड और कुर्सी के बीच होती हैं। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है ना? इसका क्या मतलब है जब सबसे परिष्कृत, सबसे सुरक्षित नेटवर्क को सबसे सरल मानवीय भूल से, जैसे गलत क्लिक या एक कमजोर पासवर्ड से, नीचे लाया जा सकता है? ये तकनीक और इंसान के बीच के रिश्ते पर एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। शायद नेटवर्किंग की सबसे बड़ी चुनौती तारों और प्रोटोकॉल में नहीं, बल्कि हमारी अपनी समझ और आदतों में है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है।